चलिए देखते हैं। यदि 26 पर 156 का लस 156 है तो इसका मस क्या होगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 26 और 156 का एलसीएम 156 है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, मस क्या होगा। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसे कैसे करेंगे बच्चों। इसके लिए देखो, ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है और ये लस है, आपसे मस पूछा है। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, बस लिखना है कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर आपका फार्मूला होता है लस गुणते मस, लस गुणते मस। याद रखना, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लस गुणते मस होता है। यहाँ पे पहली संख्या हमें क्या दे रखा है 26, तो हम लोग 26 लिखेंगे गुणते दूसरी संख्या हमारी क्या है यहाँ पे 156 बराबर लस आपके पास क्या है 156 है, तो 156 लिख देंगे इंटू मस। मस नहीं पता है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों 156 से 156 कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा मस, यानी आपका जो सीएफ आएगा मस बराबर वो 26 आ जाएगा। क्लियर। अब अगला सवाल यानी 26, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। निम्न में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब हमें पूछ रहा है कि इसमें इरेशनल नंबर कौन सी है। ध्यान दीजिए, इरेशनल नंबर अब जैसे अंडर 25 को देखो, अंडर 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा और इसका जो है आप देखिए इसमें अंडर 3 आया है 5 माइनस अंडर 3 का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, दशमलव में चला जाएगा। ठीक है, और एक आ रहा है कि ए और बी दोनों और एक आ रहा है नॉन ऑफ दीज। ध्यान दीजिए, यह एक अपरिमेय संख्या है और ये जो है अंडर 25 एक परिमेय संख्या है क्योंकि अंडर 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। ठीक है, तो 5 माइनस अंडर 3 आपकी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपसे कहा है x माइनस 2 बराबर 0 तथा y प्लस 6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमें रेखा दी गई है x माइनस 2 बराबर 0 तथा y प्लस 6 बराबर 0 का, तो दोनों रेखाओं को हम सॉल्व करेंगे। माइनस का 2 अगर अपना स्थान चेंज करेगा, जैसे यहाँ पे है x माइनस 2 बराबर 0 एक दिया है और एक आपको दिया है y प्लस 6 बराबर 0। अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, x बराबर प्लस का 2 आ जाएगा और y प्लस 6 है, अगर प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, y बराबर माइनस का 6 और इस तरह से x और y के बिंदु हमें मिलेंगे 2, माइनस 6। 2, माइनस 6 हमारा डी ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ध्यान देना, अद्वितीय हल होने के लिए हमारा होता है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो ये हमें अद्वितीय हल देता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन देता है। समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग क्या है। तो कभी भी याद रखना, मूलों का योग ज्ञात करने के लिए बेटा यहाँ पे देखो ध्यान दो, ये समीकरण है और यह हमारा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है मूलों का योग तो इसमें हम लोग को देखिए ये जो है a का मान है a बराबर 5 है, इसमें b का मान देख लीजिए क्या है, b का मान -3 है और c का मान क्या है बताओ 2। ठीक, अगर हमें इसमें मूलों का योग निकालना है तो मूलों का योग का सूत्र होता है, मूलों का योग का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है -b/a। मूलों का योग बराबर होता है -b/a। तो b का मान क्या है -3/a, a का मान क्या है 5 और यहाँ पहले से माइनस है बेटा, माइनस से माइनस कट जाएगा 3/5 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, आपके पास ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन कभी आ जाए नदी नाव धारा वाला तो आपको क्या करना है, इस कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल का मतलब काम वाटर, एकदम जहाँ पे तालाब वगैरह होता है पानी रुका हुआ सा है वहां पे नाव की चाल, आप मान लीजिए कि शांत जल में नाव की चाल ए है तो आपको बेटा यहाँ पे ए का मान दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
ये आपके ए का मान है, यानी शांत जल का चाल है, ठीक है। और फिर उसके बाद कहा है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको धारा की चाल दिया गया है। धारा की चाल को अगर हम b मानेंगे तो b बराबर बेटा हमें दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है कि धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। आपने देखा होगा कि नदी में कभी भी जिस तरफ पानी बह रहा है उधर नाव को ले जाना सरल रहेगा, और पानी के विपरीत नाव को ले आना कठिन रहेगा। पानी के विपरीत जब कभी कोई नाव आती है तो नाव की चाल धारा की चाल से माइनस हो जाती है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, नाव की चाल, क्योंकि विपरीत पूछा है, धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, शांत जल में जो नाव की चाल है और धारा की जो चाल है उसे आपस में हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो विपरीत दिशा में नाव की चाल आ जाएगी 8 में 3 घटा देंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर व 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का हमें दिया गया है कि एक 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, हमें दो समरूप त्रिभुज लेना है। सपोज हमारे दो समरूप त्रिभुज हैं ABC, और एक मान लीजिए कि इसी तरह से एक समरूप त्रिभुज है DEF, ठीक है। ABC और दूसरा क्या है DEF। आपको दिया गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि दो समरूप त्रिभुज दिया हो, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर है, और आपसे ये पूछ ले कि बताइए इनकी ऊंचाई, इनके आधार या किसी भी भुजा का अनुपात आपसे पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, इन भुजाओं का जो रेशियो है इन्हें हम कट कर देंगे। यानी हम ऐसे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC बटे, अनुपात का मतलब बटे होता है, त्रिभुज DEF बराबर होता है बेटा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ठीक है, बराबर होता है। जैसे पहले त्रिभुज की ऊंचाई H1 है, दूसरे की ऊंचाई H2 है, तो क्या होता है कि भुजाओं के होल स्क्वायर के बराबर होता है। इसके होल स्क्वायर भुजाओं के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दिया गया था। क्षेत्रफल क्या दिया था बेटा, जरा ध्यान दो। यहाँ पे हमें इनका क्षेत्रफल दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की जगह पे हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या दिया है, H1/H2 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये कट रहे हैं तो इन्हें काट देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों 5 के 5 कट जाएंगे, 4 पंचे 20, ठीक है, ऐसे काट लीजिए, 5 चौक 20, 5 नवा 45। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है, अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, अनुपाते 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी, 2:3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ABC व त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D भुजा जो है BC का मध्य बिंदु है, यानी हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, और इस BC का मध्य बिंदु कौन है, D है, ठीक है। मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का आधा होता है। मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का आधा होता है। चूंकि बेटा हम जानते हैं कि हमारे पास पहला त्रिभुज हमें दिया है त्रिभुज ABC, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का अनुपात, इसका अनुपात किससे लेंगे बेटा, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE से लेंगे, और एक किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं से। जैसे मान लीजिए कि बड़ी वाले त्रिभुज की जो संगत भुजा है, कोई भी भुजा वो क्या है, x है, तो छोटा वाला जो त्रिभुज है जो मध्य बिंदुओं के हिसाब से बना हुआ है, क्या होगा, बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं का आधा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर ये वाला x है तो ये क्या होगा बेटा, 2x होगा, ठीक है। अब इसके वर्ग के बराबर होता है, अगले क्वेश्चन में आपने देखा था। अब यही क्या आ जाएगा, हमसे पूछा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बेटा, इसे हल करके देख लो। x से x एक बार में कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 अनुपाते 1 का स्क्वायर 1, इस तरह से 4/1 हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि दो बिंदुओं 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी क्या है। आप अच्छी तरह से जानते हैं जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछता है, देखिए जैसे एक बिंदु हमारे पास है P और दूसरे बिंदु हमारे पास है Q, ठीक है। क्लास 9th में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। P बिंदु हमारे पास क्या है, 2,3, यहाँ पे हम लिखेंगे 2,3,
तथा क्यू बिंदु हमारे पास है 4, 8। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए। याद रखना बेटा, कभी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालनी है, इसको हमें नहीं लगता कि आपको सूत्र की जरूरत है, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। आप क्या करिए, किनारे वाली संख्या को किनारे वाली संख्या से माइनस कर दीजिए। आप 2 को किस में घटाएंगे बताओ, 4 में, होल स्क्वायर, प्लस आप इस तरफ क्या है 3, और 3 को किस में घटाएंगे, होल स्क्वायर। अब यही हो जाएगा, 2 को 4 में घटाएंगे -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, प्लस 3 को 1 में घटाएंगे 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4, 8, और 8 का अगर वर्गमूल करेंगे तो हम इस तरह से 8 का खंड कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, एक जोड़ा बन रहा है तो 1 से 2 बाहर आ जाएगा, इसका नहीं बना तो ऐसे ही रहेगा। 2/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी पर ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए, जो कि ए बिंदु कितनी है 1,2, ओ बिंदु है तुम्हारी 0,0 तथा सी बिंदु है A,B, अगर ये संरेख है, अगर ये कोलिनियर है, तो आपसे कह रहा है बताइए इसके लिए कौन सा आपका राइट आंसर होगा। चलो देखते हैं बेटा, जब कभी आपको संरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर हो। संरेख का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक बिंदु, 2 या 2 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पर हो। जैसे यहाँ पे हमारी बिंदु क्या है, एक बिंदु ए बराबर है 1,2, दूसरी बिंदु जो है ओ बराबर 0,0 है, और एक तीसरी बिंदु है बेटा सी A,B है। ठीक है, और ये बिंदु ये कहा है कि संरेख है, तो इसके लिए संरेख होने का एक प्रतिबंध होता है बेटा। आपको संरेख होने का सूत्र याद रखना है, 1/2 x1। ठीक है, इस तरह से आप y कर दीजिए, बहुत ही गजब तरीके से याद रखेंगे। 23, 31, 12। ठीक है, प्लस लगाइए, x1 था, यहाँ पे x2 कर दीजिए, फिर एक बॉक्स बनाइए, y लिख दीजिए, फिर आप x3 लिखिए, फिर एक बॉक्स बनाइए और यहाँ भी y कर दीजिए, उसके बराबर में 0 ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, 23, 2, 3 बीच में माइनस कर दिए, 31 और यह है 12। ठीक है, 23, 31, 12 इस तरह से आपको कर देना है। अब आपकी ये 3 बिंदु है बेटा, तो x1 y1 है, और ये xy प्रकार की दूसरी बिंदु है, तथा यह xy प्रकार की आपकी तीसरी बिंदु है। अब आपको सिंपली इसमें मान रखना है, वैल्यू पुट करनी है। 1/2 यहाँ पे देखिए गुणा में है, उधर जाके भाग में खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास जो भी बचा x1, आप देखिए यहाँ पे x1 का मान 1 आया हुआ है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या है y2 की वैल्यू आपके पास 0 है, माइनस y3 का मान क्या है b, प्लस अब क्या कर रहा है x2 का मान आपके पास 0 है, मल्टीप्लाई y3 का मान क्या है आपके पास b, माइनस y1 का मान है आपके पास 2। ठीक है, प्लस x3 का मान आपके पास a है, मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू बेटा आपके पास कितना है बताओ 2, माइनस y2 की वैल्यू है 0। ठीक है, अब बराबर में भी क्या है 0। अब इसे हम लोग हल कर देंगे, 0 का कोई मतलब नहीं है, b1 का भी, कौन सा भी, माइनस का भी। ठीक, प्लस 0 से किसी भी संख्या गुणा करने पे पूरी खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। a का 2 में करेंगे 2a, और a का 0 में करने का कोई जरूरत नहीं है। a का 2 में करेंगे क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, बराबर में क्या है 0। अगर हम देखें तो माइनस भी यही रहने दीजिए, प्लस का 2a उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2a, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बराबर 2a। देखो b बराबर 2a, हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।